हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 18 जनवरी 2023 यानी कि फर्स्ट पेपर है। तो इसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो 18 जनवरी का पेपर जो है हम लोग इसका सीडीपी का 30 क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें ईवीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जिस प्रकार बायों दायों सापेक्ष है, जिस प्रकार बायों और दायों क्या है, सापेक्ष है, उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। तो मान के चलिए कि इस तरह से पृथ्वी है, तो मान के चलिए कि आप यहाँ पे है और ये आपका क्या है, भारत है। तो किस देश के सापेक्ष आप जो है उल्टे हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा देश है। तो यहाँ पे आपका जो है अर्जेंटीना हो जाएगा। इस तरह से मैप पे आप लोग यदि देखेंगे तो अर्जेंटीना के सापेक्ष में भारत डायरेक्ट उल्टा होता है। तो इस तरह से अर्जेंटीना यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदाओं के बारे में संकेत दिए थे तो इस दौरान देखा गया था। तो बहुत ही टफ थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदाओं के बारे में संकेत दिए थे तो इस दौरान देखा गया था। हिंद महासागर की सुनामी 2004, गुजरात का भूकंप 2001, कश्मीर की बाढ़ 2014, केदारनाथ का भूस्खलन 2013। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हिंद महासागर की सुनामी 2004 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उष्मा द्वीप क्या है। तो आपको बताना है कि उष्मा द्वीप जो है क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है। उसके बाद है वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती है। उसके बाद है वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होते हैं। तो उष्मा द्वीप क्या है। उष्मा द्वीप जो है वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र है जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उष्मा द्वीप क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है। यानी कि बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे पहले छोटा कौन सा है, उससे बड़ा, इस तरह से आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो बढ़ते क्रम में सबसे आपका हो जाएगा पहला विषाणु, उसके बाद जीवाणु, उसके बाद कवक, उसके बाद शैवाल। तो बढ़ते क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले विषाणु, फिर जीवाणु, फिर कवक, उसके बाद शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे बता सकते हैं कि कीटभक्षी पौधा कौन सा है, अमरबेला, शैवाल, पीचर या कैक्टस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीचर पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पीचर प्लांट जो आपका एक कीटभक्षी हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, पाठ हूँ तू तू में कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, एक मुक्केबाज है, एक व्यायामी यानी कि जिम्नास्ट है, एक भारोत्तोलक है या एक हॉकी खिलाड़ी है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका जो है भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो एक क्वेश्चन ईवीएस में आपका जो है यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड कुछ मतलब कि जो डायरेक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है तो उसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसे भी आप लोग इजीली बहुत ही अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका जो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इसे फिगर के रूप में ड्रॉ करेंगे तो आराम से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है, बाघ के बारे में सभी सही तथ्यों को पहचानिए। यानी कि बाघ के बारे में आपको जो है सही तथ्य कौन सा है,
तो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है, यानी कि बाघ के बारे में बताना कि कौन सा सही है। तो ये भी बात सही है, बाघ की जो मूछें होती है उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करता है, यानी कि सही बात ही है। उसके बाद है बाघों के कौन अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही बात, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। अगला वाला पढ़ते हैं हम लोग। सी में कहता है बाघ की दहाड़ जो है 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। ये जो है बिल्कुल सही नहीं है कि बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक जाती है। तो उसके बाद डी देखिए क्या है, बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ए बी और डी, यानी कि ए बी डी किस में है, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ए बी डी। तो बाघ की मूछें होती है जो अंधेरे में गति करता है और शिकार करने में मदद करता है। बाघों के कौन अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, ये भी सही बात है। और बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेक किलोमीटर यानी कि अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए बी और डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि गोलकुंडा का जो किला है किनके द्वारा बनाया गया है। तो जैसे हैदराबाद के निजामों द्वारा, मुगलों द्वारा, कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा, दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। तो गोलकुंडा का किला किनके द्वारा बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा जो है गोलकुंडा का किला का जो है निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को जो है श्वेत और श्याम रंगों में देख पाते हैं। फर्स्ट है चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा। कुछ ईवीएस के जो है 1-2 क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा अटपटा मिलेगा, तो इस तरह से आप लोग, बट आपका जो लगभग सही मतलब कि इजी ही रहता है। 1-2 क्वेश्चन उस तरह का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। जो मृत और सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करता है तो वैसे जीव का नाम आपको बताना है। पहला है घास, कुत्ता, उसके बाद है खूमी लिखा हुआ है, उसके बाद है कस्क्यूटा या अमरबेला। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है खूमी लिखा गया है, इसमें हो जाएगा आपका कुकुरमुत्ता, यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कुकुरमुत्ता यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका जो है कुकुरमुत्ता यानी कि मुत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है इसीलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है। एक होता है खरीफ फसल होता है, एक रबी फसल होता है, एक जायद फसल होता है। तो खरीफ फसल जो है वर्षा के मतलब कि मौसम में ही बोया जाता है तथा इन्हें मानसून यानी कि बरसात की फसल भी कहा जाता है, यानी कि वर्षा के आरंभ में बोया जाता है इसलिए इसे मानसून यानी कि बरसात का फसल भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, तो कौन सा समूह खरीफ फसल का उदाहरण आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आपका क्या है, धान, मक्का, सोरघम और बाजरा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। ये सारे जो आपका समूह फर्स्ट में जो दिख रहा है सारे खरीफ फसल ही है। बट देखिए सेकंड यदि आप लोग देखेंगे चना और गेहूं, ये सारे देखिए आपका रबी का फसल है। सरसों, ये तो गलत ही हो जाएगा। इसमें देखिए गेहूं है, मटर है, सरसों है, कपास, ये भी आपका रबी का ही फसल है। इसमें देखिए धान है बट कपास, सरसों, चना ये सारे रबी का फसल, ये भी गलत हो जाता है। बट आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है धान, मक्का, उसके बाद है सोरघम और बाजरा, ये सारे आपका खरीफ का फसल है जो कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। यदि आप लोगों को सही जानकारी होगा कि कौन खरीफ फसल है कौन रबी फसल है तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो खरीफ फसल कौन नहीं है, देखिए धान तो खरीफ फसल है, सोयाबीन भी है, मक्का भी है, बट आपका गेहूँ नहीं है। गेहूं आपका कौन सा फसल हो जाएगा, गेहूं आपका रबी फसल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है, कौन नहीं है तो गेहूं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इस तरह का भी क्वेश्चन आपका जो है यानी कि स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ आपका जो है क्वेश्चन एक रहता है, तो उसे भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे कोई लड़का जो है अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ और ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 बजे चली और 9 सितंबर 2022 को 9:15 पर एर्नाकुलम पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन जो है 2055 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल कितना होगी। देखिए ट्रेन जो है 7 सितंबर 2022 को 21:45 पे चलना प्रारंभ किया है और 9 सितंबर 2022 को 9:15 में पहुंच चुका है। तो टोटल हम लोग समय निकाल लेंगे, यानी कि 21:45 से लेकर यानी कि कितना तारीख 7 तारीख को और 9 तारीख को वह पहुंचता है 9:15 में। इन दोनों के बीच का जो है मतलब कि समय कितना लगा, कितना घंटा लगा, तो इसका यदि हम लोग निकालेंगे टोटल तो 35.5 घंटा समय निकल जाएगा। कितना निकलेगा 35.5 यानी कि 35.5 निकलेगा आपका समय। तो समय आप लोगों को पता चल गया। इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 तारीख से 9 सितंबर तक जो है टोटल कितना घंटा का समय लगा, तो 35.5 घंटा लगता है। तो 35.5 घंटा इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका दूरी दिया गया है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टा समय। दूरी आपका इतना दिया गया है तो समय आपका निकल गया है 35 घंटा यानी कि 35 घंटा। इस तरह से आप लोग इसे कट करेंगे तो आपका जो है मतलब कि सॉल्व हो के आ जाएगा कितना 57.88 आपका लगभग जो है 57.88। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो कुछ नहीं है, पहले आप लोग समय निकाल लेंगे, उस समय को आप लोग इस डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपका स्पीड निकल जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। थोड़ा सा क्वेश्चन है मतलब कि, तो आपको बताना है कि कौन सा पशु का सोने का सही समय है। जैसे बिल्ली 10 घंटे सोता है, अजगर 12 घंटे सोता है, गाय 4 घंटे सोता है, जिराफ 6 घंटे सोता है। तो इनमें से सही क्रम बताना कि कौन सा जानवर जो है सही मतलब कि इतना घंटे सोता है। तो गाय जो है आपका 4 घंटा सोता है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रौनी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। उसके बाद है चेन्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नौनी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है। चेन्मा कहती है कि उसकी नौनी जो है मंदिर में पक्षियों को क्या करती है, अनाज खिलाती है। इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। मतलब कि उसका नौनी जो है मंदिर में अनाज डालती है तो पक्षी जो अनाज को खा लेती है, तो इसलिए यह कहानी में गलत है कि पक्षियों कीड़ा खाती है। तो चेन्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है आपको बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना। उसके बाद अगला है पर्यावरण से संबंधित सरोकार के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो आपको बताना कि कौन सा सही जवाब है। तो ए और सी जो है इसमें बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो ए में क्या है कि कक्षा का अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सी में क्या है जंतुओं और उसके परिवार के अंतर संबंधों की सराहना करना। तो ए और सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह की बातें को बताना लगभग आपका जो 1 और सी इस तरह की बातें को जोड़ना बिल्कुल सही है। उसके बाद है कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत यानी कि थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो है कक्षा 3 से 5 के लिए पहले जो है प्रकरण आधारित दृष्टिकोण होता था, उसके जगह पे जो थीम आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। यह किसके मतलब कि क्यों ऐसा हुआ है वही आपको बताना है। पहला है अंतरा अनुशासनात्मक, उसके बाद है अनुशासनात्मक, उसके बाद है अंतर अनुशासनात्मक, उसके बाद है पार अनुशासनात्मक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंतर अनुशासनात्मक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, योगात्मक आकलन क्या है? तो आपको बताना है कि योगात्मक आकलन क्या है। जैसे फर्स्ट है, विद्यार्थियों के प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण है। शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया करने के लिए होता है। उसके बाद अगला है आपका, विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। बिल्कुल सही बात। योगात्मक आकलन होता है क्या? विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है योगात्मक आकलन को। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का कक्षा 5 की कहानी सपेरों की। पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं और उनके दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों के खाते हैं, नहीं तो वह फसलों को खाएंगे। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरा की, कहानी का नाम है कहानी सपेरा की। पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। तो सपेरा क्या करता है? जंगल से जड़ी बूटी को इकट्ठा करता है और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों खाते हैं, नहीं तो वह फसल को खाएंगे। तो यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है आपका, पौधे मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध, ये भी बात सही है। उसके बाद बी में देखिए क्या कहता है, पौधे मनुष्य और जानवरों के अन्योन्य आश्रितता, ये भी सही बात है। उसके बाद सी में देखिए क्या है, पौधे मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता, यानी कि ए बी सी यानी कि तीनों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह के चीज़ों को बताना, तो इस तरफ जो है बिल्कुल ही मतलब कि इस चीज़ों को सूचित करता है या अंकित करता है। तो ए बी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक। कक्षा 5वीं के जो पर्यावरण अध्ययन में एक पाठ है चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी, यानी कि कोई ऐसा चीज़ है उसको चखने के बाद जो है सी सी की आवाज़ करती है। मतलब कि जैसे जिम में लिया उस चीज़ को, तो उसका स्वाद के बाद उन्होंने आवाज़ निकाला सी 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 की आवाज़ निकाला। सोचो उसने क्या खाया होगा। जब कोई भी चीज़ जैसे खाता है तो मान के चलिए वह कुछ खाया, जिम में लिया तो सीसी का आवाज़ निकाला, तो बताइए कि उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? तो किस चीज़ को बताना चाह रहा है? बच्चे के अनुभव को, संवेदी अन्वेषण को, कल्पना को, या खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद का? तो इनमें से आपको बताना है कि किस चीज़ का होगा। तो संवेदी अन्वेषण, एक तरह से जांच करना चाहते हैं। जैसे कोई उसमें चखने से पचने तक है, बच्चे उस चीज़ को चखने के बाद सीसी की आवाज़ किया, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए वो मतलब शिक्षक जो किस चीज़ की ओर बता रहे हैं, तो संवेदी अन्वेषण, मतलब कि उसके अंतर्गत जो संवेदन करने की भांति है, मतलब अन्वेषण है, जैसे चखा तो किस तरह का उसके साथ प्रतिक्रिया करता है, तो इस चीज़ को सिखाना चाह रहा है। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन में जो है क्रियाकलाप, जो प्रैक्टिकल जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वह किससे संबंधित है? अमूर्त प्रतियों को कंठस्थ करने में, कंठस्थ मतलब याद करना, ये तो बिल्कुल गलत ही है। विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करना, यह तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि तीनों आयामों को शामिल करना। संवेदी गामक अनुभवों द्वारा प्रतियों को समझने से, ये भी सही बात है। शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से, ये उतना खास नहीं है। बट आपका बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह का जो पर्यावरण अध्ययन में प्रैक्टिकल को शामिल करने का मेन उद्देश्य यही है कि तीनों आयामों को शामिल करना और संवेदी गामक अनुभवों द्वारा प्रतियों को समझने में मदद करना। उसके बाद अगला है आपका, मंजरी के घर क्या है कि मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। मंजरी के घर जो है बर्तन मांजने वाली कौन? उषा जो है शनिवार को नहीं आई। दादी जी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ले ली। वो जो उषा जो है शनिवार को नहीं आई काम करने के लिए, उसकी दादी कहती है
कि इस महीने में ऐसा तीसरा दिन है कि जो बिना बताए जो है उषा छुट्टी मार ली। हम इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वो अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादी जी से कहा कि वे ऐसा न करें, और मंजरी अपने दादी से कहता है कि ऐसा आप नहीं कीजिए, क्योंकि वह जो है अपने परिवार को चलाने के लिए ऐसा काम करती है और वह स्कूल भी नहीं जाती है। तो मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठचर्या अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है? फर्स्ट है नज़दीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता। नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। तो इस तरह से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही जवाब है। तो आपका जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास, तो इस चीज़ को मतलब कि वह बता रही है या प्रदर्शित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद यानी कि इसमें वही कहना चाह रहा है कि जो अगल बगल के जो परिवेश में है, पर्यावरण से रिलेटेड मानव की किस तरह की दशा होती है, किस तरह की संवेदनशील होती है, किस तरह की रहन सहन होती है, उसकी विकास होती है, उसी चीज़ को बता रहा है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन का एक एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? पर्यावरण अध्ययन का एक एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक जुड़ी हुई परस्पर संबंधित समझ के लिए। उसके बाद है बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए। उसके बाद है विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए, बालक के चिंतन कौशलों को प्रारंभ करने के लिए। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें जो एक जुड़ी हुई परस्पर संबंधित समझ के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? तो एक जुड़ी हुई परस्पर संबंधित समझ के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम से सह पाठचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? फर्स्ट है खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन करके, सार्वजनिक बोलचाल या भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। बिल्कुल सही बात है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में जो है सह पाठचर्या गतिविधि को जो है महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो सार्वजनिक बोलचाल और भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है आपका आनंद की मम्मी। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, लगभग बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है मतलब कि इस जो 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह का जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी ईवीएस में देखा गया। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है कि आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है। आनंद की मम्मी जो उसके घर में जो है मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी के पत्ता रखकर चढ़ाती है। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा, आपको बताना है। फर्स्ट है आपका विद्यार्थियों को तुलसी पत्ते के औषधीय गुण तथा उन त्योहारों के बारे में बताया जाए। तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी विवाह। इतना खास ये नहीं है, बट आगे पढ़ते हम लोग। विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके
उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को खोजने को कहे। बिल्कुल सही बात है। जब भी ऑप्शन में आपको जो अन्वेषण और रिसर्च वाली बात खोजी अधिगम वाली बात आप लोगों को दिखे, वो ऑप्शन ज़्यादा सटीक यानी कि सही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है, डैडी की दाढ़ी मूछें क्यों है जबकि मम्मी के नहीं है। मतलब कि कक्षा तीसरी की विद्यार्थी कौन है, तरनजीत, अपने शिक्षक से पूछती है कि पापा के जो है दाढ़ी मूछें है बट मम्मी के नहीं है। मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है जबकि डैडी ऐसा नहीं करते हैं। वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। तो इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा जब बच्चे इस तरह के प्रश्न करें कि पापा के मुंह में दाढ़ी मूछें होते हैं मम्मी के नहीं होते, मम्मी बिंदी लगाते हैं, चूड़ी पहनती है, पापा नहीं पहनते हैं। तो बच्चे जो इस तरह के द्वितीय लैंगिक लक्षण जब एवं जेंडर की बात करता है तो उसको किस प्रकार आप जवाब देंगे। फर्स्ट है आपका, यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने का सही नहीं है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है। उसके बाद अगला है, विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा को अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं का परियोजना दे। उसके बाद है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं जेंडर भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुत करे। ये उतना सटीक नहीं होता है। विद्यार्थियों को समझाना कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित जबकि लिंग एक जैविकीय अवधारणा है। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चा को जो समझाना पड़ेगा कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जो है ये जो है जैविक अवधारणा। इस तरह की चीज़ों के द्वारा हम लोग बच्चे को समझा सकते हैं। उसके बाद है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा का भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि बच्चों को जो है भोजन के बारे में पढ़ाना है तो उसके लिए यात्रा भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि आपको बताना है। फर्स्ट है, यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है, उसे प्रोत्साहित करता है। जब बच्चे को भोजन के बारे में पढ़ाना हो, यदि उसे यात्रा भ्रमण के लिए ले जाया जाए तो बच्चे वहाँ विभिन्न चीज़ों से अवगत हो जाएंगे कि कैसे बोया जाता है, कैसे बढ़ते हैं, कैसे फल लगते हैं। तो सारे चीज़ का बच्चा क्या करेगा, अवलोकन करेगा और इसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है गुलफाम। क्वेश्चन है, गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा है। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि आंखों में पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के उस दृश्य में से रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे में प्याज काट लूँगा। बच्चा देखिए, गुलफाम कक्षा में जो सलाद निर्माण की गतिविधि में भाग ले रहा था तो प्याज काटते समय उससे आँख में आंसू आ गया, तो पानी आ गया। बच्चा महसूस किया कि और अपने शिक्षक से कहा कि अब मैं जो नाटक के उस दृश्य को कर सकता हूँ जिसमें रोने वाला मतलब कि दृश्य है। बच्चा बोला कि जिसमें जो है उसका घड़ी खो जाता है तो उस चीज़ में रोने की मतलब कि एक्टिंग करना है। तो बच्चा बोलता है मैं आराम से कर लूँगा, मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे में क्या करेगा वह बच्चा, मैं प्याज काट लूँगा। तो पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है, आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है, बालक को खोजी एवं व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना। उसके बाद अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गीतिका। क्वेश्चन है, गीतिका ने उसके पापा से पूछा आप दादी को माँ क्यों कहते हो जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती है, रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है। मतलब गीतिका ने उसके पापा से पूछा कि आप दादी को माँ क्यों कहती हो जबकि पड़ोस की आंटी उसे आंटी कहती है, रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहती है जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहती है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है। गीतिका के पापा जो शिक्षक है यह सोचते हैं कि यह उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है।
निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ। उसके बाद है जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास। ये ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। कुछ मतलब कि क्वेश्चन लॉन्ग है तो इसे भी आप लोग बढ़िया से देखेंगे और समझेंगे तभी आप लोग इसको कर पाएंगे। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्षों से उपजी समझ का विकास करना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, रेहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाने के लिए मतलब कि बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था। वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाने सिखाने के लिए कहा। तो इस गतिविधि से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल है? तो रेहान लगातार छींके जा रहा था तो अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने जो है अम्मा से उसे काढ़ा बनाना सिखाने के लिए कहा। तो इस गतिविधि से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयोग करना, याद करना और समझाना। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही जवाब है, CDA यानी कि प्रयोग करना, याद करना और समझना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।